तो हम बात कर रहे थे सेल की, जिसको हमने कहा कि सेल की साइंटिफिक स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सेल बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक यानी फंक्शनल, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल। उसके बाद बात की गई है कि स्मॉलेस्ट सेल जो है पूरे वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्म है, जिसकी जो साइज है 0.2 माइक्रोमीटर्स का है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का जो एग है उसको सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है, और इससे बड़ा सेल अभी तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिला नहीं है। 130 टू 170 मिलीमीटर्स इसका साइज है। उसके बाद अगर बात करें सबसे छोटे सेल की ह्यूमन बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो वो होता है मेल्स के अंदर स्पर्म सेल, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट लगभग लगभग बराबर होती है 5 माइक्रोमीटर्स के। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में अगर सबसे लंबे सेल, सबसे बड़े सेल की बात की जाए तो वो होती है फीमेल्स में, जो कि ओवम सेल होता है, जिसमें कि स्पर्म के साथ कनेक्शन होके रिप्रोडक्शन का सिस्टम स्टार्ट होता है। और इसकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट 120 टू 120 माइक्रोमीटर्स के लगभग बराबर होती है। इसके बाद अगर बात करें सबसे लंबे सेल की, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जो कि लेंथ में सबसे बड़ा होता है, तो वो आपके नर्व सेल्स होते हैं, जो कि लगभग लगभग 1 मीटर तक की डिस्टेंस के हो सकते हैं। 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर की लेंथ तक का आपका एक नर्व सेल हो सकता है, जो आपके न्यूरॉन्स में पाया जाता है। और बात करें सबसे शॉर्टेस्ट सेल, यानी कि जिसकी लेंथ सबसे कम है, तो वो सेरेब्रम ग्रैन्युअल सेल होती है, जो कि 4 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। तो ये नॉलेज पर्पज से कुछ 5-6 चीजें हैं कि वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, और ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा, सबसे बड़ा सेल, सबसे लंबा और सबसे टाइनी, यानी कि जिसकी लेंथ सबसे कम है, ये 4 सेल कौन कौन से हैं, उनके नाम और ऑलमोस्ट उनकी लेंथ कितनी है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें शेप ऑफ सेल की, तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि बाइकॉनकेव होंगे, जिसकी माध्यम से वो कैपिलरी में इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। किस चीज का, जो आपके ब्लड सेल्स हैं, ये बेसिकली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के कैरियर्स होते हैं। और नर्व सेल्स जो हैं, दे आर बेसिकली ब्रांच्ड और ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच मतलब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में इसका एक सेंटर है और इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। इस तरह की नर्व सेल्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। और इनका बेसिक काम क्या होता है, किसी एक इम्पल्स को, यानी कि किसी एक पॉइंट पे अगर कोई आपको महसूस दिए कोई चीज, तो उस चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, उस इम्पल्स को यानी उस स्टिमुलाई के एहसास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये नर्व सेल्स काम करती हैं। उसके बाद तीसरी टाइप की जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी, अगर आप उनकी शेप देखें तो उनकी शेप कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होती, वो अपनी शेप को रेगुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बिकॉज उनको डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में एंटर करने से रोकना होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग है उसी से आपकी इम्यूनिटी काउंट की जाती है। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जो कि शेप में वैरी करते हैं। उनका वेरिएशन जो है वो डिपेंड करता है सेल के फंक्शन पे। जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका बेसिक काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में लेकर ट्रैवल करेंगे, ग्लूकोज को पूरे ब्लड में लेकर ट्रैवल करेंगे। तो ये एक तरह से ट्रैवल कैरियर है। ये आप देख रहे होंगे इनकी शेप कैसी है, जैसे कि एक बबल है और उसको बीच में से पिचकाया हुआ है, ताकि यहाँ पे कोई सामान रख के कैरी किया जा सके। जैसे कि साइकिल का कैरियर होता है, उसमें पीछे होल्डर बना हुआ होता है, सेम उसी तरह से इसमें बीच में स्पेस बना हुआ है, जिसमें कि कोई चीज अटैच होके ये कैरी करके उसको लेके जा सकता है। जबकि नर्व सेल्स क्या है, ये धागे की तरह है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर धागे को हमने दोनों साइड से बांध दिया है और बीच में धागे पे एक वाइब्रेशन क्रिएट किया गया, तो वो वाइब्रेशन यहाँ से चलता हुआ दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, बचपन में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट सब लोगों ने ऑलमोस्ट किया होगा, जो थर्मोकॉल के ग्लास होते हैं, उन दोनों कोई दो ग्लास लिए, उसमें आपने एक वायर स्ट्रैंड बांधा, दोनों में छेद करके, एक ग्लास में आप कुछ बोले तो दूसरे ग्लास में बहुत धीमा धीमा वो सुनाई देता है, बिकॉज जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ दिस वेव।
तो जो आपके नर्व सेल्स हैं उनमें भी इसी तरह के धागे नुमा संरचना बनी हुई होती है, जो कि क्या काम करती है, इम्पल्सेस को ट्रैवल कराने का काम करती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेरिएशन है सेल्स के शेप में, ये डिपेंड करता है कि उन सेल का फंक्शन किस किस तरह का है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने WBC की बात करी, व्हाइट ब्लड सेल्स की, वैसे ही अमीबा का नाम सभी लोगों ने सुना है, जो कि एक सेल वाला जीवाणु होता है और अमीबा किसी भी शेप को अचीव कर सकता है। बहुत सारी जो सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स, उनकी शेप फिक्स्ड होती है, लेकिन कुछ ही ऐसी हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, जिसके एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि सेल्स कितने टाइप की होती हैं, तो बेसिकली मेन दो टाइप की आपके पास सेल्स होती हैं। एक होती है एनिमल सेल या फिर ह्यूमन सेल, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन सेल जो है ऑलमोस्ट सेम होती हैं, उनके जो फंक्शंस हैं लगभग लगभग बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। और दूसरी होती है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन सेल में नहीं होते, और ह्यूमन सेल में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं होते। जैसे कि एक छोटा सा कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से पौधों का कलर हरा होता है, पत्तियों का कलर हरा होता है, वो प्लांट सेल में तो आपको अवेलेबल होगा, लेकिन वो ह्यूमन सेल या एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो सामने डायग्राम दिख रहा है, इसमें कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो लगभग दोनों में एक जैसी हैं। जैसे यहाँ पे जो 1 नंबर बना हुआ है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ये कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में है। ये सेंटर वाला जो पोर्शन है जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें सेट हो रखी हैं, ये होता है न्यूक्लियस, जो फर्स्ट पोर्शन आपका है। उसके बाद आप देखेंगे बाहर की जो लेयर है, यहाँ पे भी एक बाहर की बाउंड्री है जिसके अंदर सारी चीजें मैनेज्ड हैं, और प्लांट सेल में भी बाहर की एक बाउंड्री है जिसके अंदर सारी चीजें अरेंज्ड हैं। तो ये जो बाहर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपकी पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन कही जाती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपके ग्रीन ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये जो ये वाली शेप्स हैं नंबर 2 पे जो दिखाई गई हैं, ये गोल्जी बॉडीज हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये जो गोल्जी बॉडीज के साथ सटे हुए कटोरी नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें से कुछ पर्पल कलर का इस तरह के आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, बिंदु नुमा, यानी कि बहुत सूक्ष्म कण रूप में होते हैं ये आपके वेसिकल्स हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है, फोर्थ नंबर पे, यानी कि जो इसकी आउटर कवरिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिफ्थ नंबर पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके बारे में कल भी बात हुई थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी कन्वर्जन का काम करता है, या हमारी बॉडी का एनर्जी का केंद्र होता है, या सेम केंद्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिल सकता है। साइटोस्केलेटन है 6 नंबर पे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो धागे धागे से आप देख पा रहे होंगे, पर्टिकुलर इस पूरे में ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे कोई ऑर्गेनल नहीं है, वहां पे ये हल्के हल्के धागे हैं। अगर आप थोड़ा जूम करके अपनी स्क्रीन को देखेंगे, आप लोग फोन यूज कर रहे होंगे तो फोन में आप इस स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर छोटे छोटे धागे से दिख रहे होंगे आपको, ये पर्टिकुलर धागे जो है ये साइटोस्केलेटन कहे जाते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे जो येलो कलर का एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये सेंट्रियोल है। 8 नंबर पे ये जो व्हाइट कलर के बॉल्स टाइप के दिख रहे हैं, कंप्लीट बॉल्स, ये लाइसोसोम्स हैं, जिनको हिंदी में आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही नष्ट करने में कैपेबल होते हैं, ये खुद को खा जाते हैं। या फिर हमारे शरीर में कोई ऐसी सेल्स हैं जो डैमेज सेल्स हैं, तो ये उनको खा जाते हैं, उनको रिपेयर करने का बेसिकली काम करते हैं। उसके बाद 9th नंबर पे ये जो डार्क येलो कलर का आपको एक लिक्विड सा दिख रहा है, पूरे में आपको लगभग ये दिखाई देगा, ये साइटोप्लाज्म है। ये बेसिकली एक लिक्विड होता है जिस लिक्विड के अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स सेट होते हैं। उसके बाद 10th नंबर पे ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत अच्छी सी कवरिंग बनाए हुए है, ये है रफ ER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस को बचाए रखने के लिए उसके चारों तरफ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देता है, और काफी खुरदुरा होता है, इसमें से मटेरियल्स जो है वो आपके पार नहीं जा पाते। उसके बाद 11th नंबर पे जो आप देखेंगे, ये स्मूथ ER से जुड़ा हुआ ही एक खुला खुला सा स्ट्रक्चर है, जो कि 11th नंबर पे दिखाया गया है। ये स्मूथ ER है। स्मूथ ER और रफ ER में, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि रफ वाले में इसकी सरफेस पे, ये आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक सी स्पॉटिंग आपको नजर आ रही होगी, ये स्पॉटिंग बेसिकली क्या है, इसकी सरफेस क्योंकि खुरदुरी होती है, इसमें राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, इसकी वजह से ये रफ बन जाती है। लेकिन
जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, जिनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, उनको स्मूथ ईआर कहा जाता है। उसके बाद 12th नंबर पे जो सेंटर में आपका दिखाया गया है, ये है आपका न्यूक्लियस। इसी तरह से प्लांट सेल्स में अगर बात की जाए तो एक आपका न्यूक्लियस है जो कि सबसे सेंटर में है। सेम उसी तरह से गोल्जी बॉडीज होंगी यहाँ पे, लगभग स्ट्रक्चर उनका वैसा ही है जैसे कि आपका प्लांट सेल में या एनिमल सेल में है गोल्जी बॉडीज का। उसके बाद 3rd नंबर पे यहाँ वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स आपके यहाँ पर भी पाए जाते हैं प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, और से एनिमल सेल या ह्यूमन सेल में भी पाए जाते हैं वेसिकल्स, और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं वेसिकल्स। 4th नंबर पे आपके लाइसोसोम्स हैं, यानी कि आत्मघाती थैली, जो कि ह्यूमन सेल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर कवरिंग है प्लांट सेल की, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, जो 5th नंबर पे यहाँ दिखाई गई है, जो आउटर कवरिंग है। उसके बाद 6th नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो इसका एनर्जी सेंटर है, जहाँ पे एनर्जी बनती है। उसके बाद 7th, ये जो ग्रीन ग्रीन वाले आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का इफेक्ट या ग्रीन कलर जो है वो पौधों की पत्तियों में आपको दिखाई देता है। आप लोगों में से अगर किसी का माइक ऑन है तो आप चेक कर लीजिए, आपके माइक की साउंड आ रही है बीच बीच में। उसके बाद 8th नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, सेल वॉल। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे ह्यूमन सेल में जो है, जो सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ही है, जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है और उसके बाहर एक सेल वॉल एक्स्ट्रा है। ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पे ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूल, जो लगभग खाली खाली सा आपको दिख रहा होगा, वैक्यूल्स होते हैं। 10th नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे सेम न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें कि राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। उससे थोड़ा दूर पे स्मूथ ईआर होगा, जो कि आपके बॉडी में, ये यहाँ पे डायग्राम में उल्टा लिखा गया है, जो 10th नंबर वाला है वो स्मूथ है और जो 11th नंबर वाला है वो रफ है। जो रफ वाला है वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, स्मूथ वाला जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। और 12th नंबर पे अगेन ये जो दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है। ठीक है। तो इस तरह से आपके एनिमल सेल, ह्यूमन सेल्स और प्लांट सेल का डिस्क्रिप्शन हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब इस ह्यूमन सेल या एनिमल सेल का हमारा मेन स्टडी रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह से इसके पार्ट्स अरेंज होते हैं, कि कौन कौन से पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स इसमें क्या क्या काम करते हैं। उसके पहले एक बार हम ये जरूर देख लेते हैं कि एक तरह के सेल्स और होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स, जिसमें कि आप इस तरह के कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर में जो आउटर कवरिंग है, इसको कैप्सूल ही कहते हैं। उसके बाद अंदर की जो लेयर है, कैप्सूल के अंदर की लेयर, ये, क्योंकि ये ट्राई लेयर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, 3 लेयर से मिलके बनाया और उसके अंदर सारा इसका मटेरियल है। तो 2nd नंबर पे जो है ये सेल वॉल है। 3rd नंबर पे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे अभी हमने देखा प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग थी, और केवल सेल वॉल थी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ह्यूमन सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कैप्सूल यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में इसके बाद 4th नंबर पे अंदर आप देख रहे होंगे साइटोप्लाज्म, ब्लू ब्लू सा लिक्विड है, ये कंप्लीटली साइटोप्लाज्म है, जिस लिक्विड में सारे सेल ऑर्गेनेल्स अटैच्ड रहते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे फ्लैजिलम, जिसके माध्यम से ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है। ये जो स्ट्रैंड टाइप का आप देख रहे हैं, इसी के माध्यम से ये बैक्टीरिया किसी भी शरीर में एंटर करता है, फ्लैजिलम इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है फूड ग्रैन्युल्स, जो ये ब्लैक ब्लैक, ये जो येलो येलो से स्पॉट्स हैं, ये फूड ग्रैन्युल्स हैं इस बैक्टीरिया के। 7th नंबर पे ये इसका प्लाज्मिड, यानी कि इस बैक्टीरिया का डीएनए है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से होने वाले इफेक्ट्स को बचाने के लिए उसका एंटीडोट बनाया जाता है, तो उसके लिए इस बैक्टीरिया को काटने के बाद इसके अंदर से ये जो इसका प्लाज्मिड है, यानी कि इसका जो डीएनए, इसको निकाला जाता है। इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस बैक्टीरिया में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या हार्म ये पहुंचा सकता है, और फिर उसका एंटीडोट तैयार किया जाता है। इसके बाद आते हैं राइबोसोम्स, ये जो 8th नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक से आपको पूरे सेल में देखने को मिलेंगे, ये राइबोसोम्स हैं। और 9th नंबर पे ये न्यूक्लियोइड है, जो न्यूक्लियस की तरह लगभग काम करता है। और 10th नंबर पे ये साइड में जो है ये पिले हैं। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया जब कहीं अटैच हो जाता है तो उस बैक्टीरिया के कॉपीज को बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल्स हो गए,
ह्यूमन सेल्स हो गए और प्लांट सेल्स हो गए। अब इनमें मेन हमारा है सेल स्ट्रक्चर, जो हमें स्टडी करना है अबाउट ह्यूमन सेल। तो उसमें जैसे हमने देखा कि सेल स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर कवरिंग है ह्यूमन सेल की या फिर एनिमल सेल की। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझनी, जैसे कि सबसे पहली, ये लिपिड की बायलेयर से बना हुआ होता है, लिपिड बायलेयर से बना हुआ होता है। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी हम इसको दिखा देंगे आपको कि किस तरह से लिपिड बायलेयर काम करती है। लिपिड बायलेयर बेसिकली कैसी होती है, जो आपके लिपिड्स हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ये पर्टिकुलर एक लिपिड है, और इसकी जो है दो लेयर्स बनती हैं इस तरह से। एक लेयर ऊपर बनती जाएगी ऐसे, और एक लेयर नीचे बनती जाएगी, और ये दोनों लेयर्स आपस में इसी तरह से कंबाइंड होके चलती रहेंगी। इस तरह से ये जो है ये आपस में अटैच्ड होगी, नीचे की एक लेयर और ऊपर की एक लेयर, और ये आपस में फंस जाता है। ये हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग होती है, जो सबसे लास्ट में आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद दूसरी चीज है कि इसकी परमिएबिलिटी जो है वो सिलेक्टिव होती है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता, यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ है और बाहर की तरफ कुछ है। अब सपोज कीजिए इसी तरह की मेम्ब्रेन से एक ये सेल का पूरा सेल वॉल बना हुआ है, तो एक एरिया सेल के अंदर बन चुका है और एक एरिया सेल के बाहर बन चुका है। सेल के अंदर का जो एरिया है वो इंट्रा सेल्यूलर, और सेल के बाहर का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी में सेल्स के अलावा कुछ स्पेस ऐसा भी होता है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी देखा हो किसी हलवाई की शॉप में जो लड्डू अरेंज होते हैं किसी एक प्लेट पे, तो चाहे उन लड्डुओं को आप कितना भी कॉम्पैक्ट करके रख लें, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाता है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी जब सेल्स से मिलके बनती है, बहुत सारे सेल्स अरेंज होते हैं, तो सेल्स चाहे कितने भी कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएं, उनके अरेंज होने के बाद सपोज करिए ये एक सेल है, इसके साथ एक सेल और जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक सेल और जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन सेल्स की पर्टिकुलर एक शेप है। तो चाहे ये कितना भी कॉम्पैक्ट अपने आप को कंबाइन कर ले, बीच में ये हल्का फुल्का स्पेस आपका रह ही जाएगा, जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस कहते हैं, यानी कि सेल के बाहर का एक्स्ट्रा स्पेस। तो बाहर के स्पेस में भी कुछ मटेरियल फ्लो करते हैं, सेल के अंदर भी कुछ मटेरियल फ्लो कर रहे हैं। अंदर और बाहर के इन मटेरियल्स का आवागमन सेल वॉल के माध्यम से ही होता है। सेल वॉल के माध्यम से, यानी कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके माध्यम से। और ये मेम्ब्रेन कैसी है, लिपिड बायलेयर। तो अब ये लिपिड जो है ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर की बाहरी दीवार होती है, अंदर हमारे घर के कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, यानी कि हम उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। तो ये जो घर की दीवार है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी परमिएबिलिटी यानी कि इसकी पारगम्यता भी सेलेक्टिव होती है। कुछ को ये अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, कुछ को ज्यादा अच्छे से आने देगी, कुछ को कम अच्छे से आने देगी। किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसी की इंटेंसिटी कम होगी। उसके बाद इसमें तीन टाइप के लिपिड्स आपके बन के, मतलब तीन टाइप के लिपिड से मिलके बनी होती है। अब जैसे मैंने बोला कि ये एक लिपिड की लेयर बनती चली जाएगी ऊपर, और सेम अपोजिट बनती चली जाएगी लिपिड की लेयर नीचे, और दोनों आपस में सेट हो जाएंगे, जैसे कि चाबियां सेट हो जाती हैं। उसके सेट होने के बाद हो सकता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का लिपिड हो या दूसरे टाइप का लिपिड हो, क्योंकि लिपिड्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो तीन टाइप के लिपिड से मिलकर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। इस लिपिड की फॉर्मेशन को या मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है, इसमें लिपिड्स को सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स भी इस मेम्ब्रेन में अटैच्ड होते हैं, जो कि कैरियर का काम करते हैं। कैरियर यानी कि लिपिड जो है ये तो आपके घर की दीवार बन गई है, जो प्रोटेक्ट करेगी सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं, उन सबको सेव करने का काम करेगी ये जो वॉल है। लेकिन कुछ लोग जिनको बाहर से आना है, कुछ सामान जिसको बाहर से आना है, उसके लिए आपको गेट्स भी तो चाहिए ना, गेट चाहिए या कोई विंडो चाहिए जहां से सामान का आवागमन हो सके। तो वो जो गेट्स और विंडोज हैं वो आपकी इस लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये कैरी करने का काम करते हैं या फिर उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। और लास्टली इसका जो वर्क होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, अगेन सेम चीज, एक चीज तो हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भेजना। और दूसरा, जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो कि जैसे सिंपल पानी नहीं है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल के अंदर है, एटीपी जाके बनेगा अंदर,
और जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो सेल वॉल से बाहर कहीं पे फूड पाइप में जा रहा है खाना, तो वो फूड पाइप में जो खाना जा रहा है वो किस तरह से ब्रेक होके इस सेल तक पहुंचेगा और सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया में इन्वॉल्व होके वो एटीपी को बनाएगा। वो सारा प्रोसेस मैटर करता है ट्रांसपोर्टेशन पे। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इनके काम है। जब हम लिपिड बाइलेयर की बात करते हैं तो एक सेकंड में इसको पहले हटा देती हूँ। जब हम लिपिड बाइलेयर्स की बात करते हैं तो जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की हमने बात करी, इस सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, जितनी भी गैसेस हैं उनको हाईली परमिएबल होगा उनके लिए, यानी कि गैसेस का आदान प्रदान सेल वॉल से बाहर इजीली हो सकता है। वाटर और यूरिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मॉडरेट होगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और ऑन द कंडीशन ऑफ योर फिजिकल बॉडी। एंड थर्ड थिंग, ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्परमिएबल है थ्रू द सेल वॉल। जो बाइलेयर लिपिड की वॉल है उससे ग्लूकोज डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता, ग्लूकोज को उससे अंदर जाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। प्रोटीन्स के जो कैरियर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, उनके माध्यम से अंदर जाता है, बट वो लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। अब जो बात कर रही थी कि लिपिड बाइलेयर जो है कितने टाइप के लिपिड से बन के मिलके बनी होती है, 3 टाइप के। पहला है फॉस्फोलिपिड जो कि पूरे में लगभग 75% होता है। दूसरे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल्स जो कि 20% होते हैं, और तीसरे हैं ग्लाइकोलिपिड जो कि टोटल 5% होते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर टू द पॉइंट ही याद करें। जैसे कि हमने बोला कि लिपिड लेयर जो है वो कौन सी होती है, बाई लेयर। जैसे अभी हमने सामने आपको दिखाया है कि 2 लेयर्स बनेंगी, एक ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी और एक नीचे की तरफ उसके अपोजिट उसकी मिरर इमेज की तरह चलती चली जाएगी। और बाई लेयर यानी कि 2 मिलकर एक लेयर बनाएंगी। अगर ये ट्राई लेयर होती तो इसका मतलब 3 लेयर्स मिलके एक लेयर बनती। सेम उसी तरह से जब हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब कुछ ही चीजों को आज्ञा होगी उस लिपिड के रास्ते से अंदर बाहर जाने की। जैसे कि गैसेस हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, लेकिन सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। ग्लूकोज इजी, जो गैसेस हैं वो इजीली जा सकती हैं। वाटर और यूरिया जो हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ग्लूकोज जो है वो बिल्कुल ही इम्परमिएबल होता है, यानी कि वो लिपिड वाले पोर्शन से अंदर नहीं जा सकता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाए तो वो दीवार के माध्यम से अंदर नहीं आ सकता, उसको गेट तक जाना पड़ेगा ताकि वो गेट से अंदर आ सके। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो चाहे हमने दीवार लगाई हो, गैस तो दीवार को पार करके उसके ऊपर से भी आ सकती है, उसके बीच में अगर जो पोर्स होंगे वहां से भी गैसेस ट्रांसफर हो सकती है। तो इस तरह से गैसेस की परमिएबिलिटी हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हाई होती है, वाटर यूरिया की मॉडरेट होती है, और ग्लूकोज की बहुत लो होती है या इम्परमिएबल होते हैं। जो 3 टाइप के लिपिड्स हैं जिनसे मिलकर ये बाइलेयर तैयार होती है उनके नाम जरूर याद रखेंगे, फॉस्फो, कोले, ग्लाइको, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स। और इनको याद करने का देखो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि 3 ही नाम है। कोलेस्ट्रॉल एक अलग सा नाम है और कोलेस्ट्रॉल सब लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं तो वो अलग से याद रह सकता है कि बीच में सेकंड नंबर पे कोलेस्ट्रॉल है। फॉस्फो और ग्लाइको, इनमें पहले कौन आता है, पहले जी आता है और फिर पी आता है, तो यानी कि 3-1। तो इसको 2-3-1 के नाम से आप याद रख सकते हैं, सीजीपी। सीजीपी जैसे कि हमारा ये आता है एसजीपीए, आजकल आपका जो नंबर पैटर्न है एसजीपीए या सीजीपीए चलता है, तो आप इसको सीजीपी से ही याद रख सकते हैं। सी यानी कि कोलेस्ट्रॉल 20%, जी यानी कि ग्लाइकोलिपिड 5% और पी यानी कि फॉस्फोलिपिड 75%। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे तो सारे टर्म्स को आप डायरेक्टली याद नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ना कुछ निमोनिक्स के साथ आप उनको याद करने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमने बोला था कि लिपिड के फॉर्मेशन में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इस लिपिड में, आपके लिपिड मेम्ब्रेन में चीजों को आदान प्रदान करने के लिए। और कितने टाइप के ये प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल होते हैं और दूसरे पेरिफेरल। इंटीग्रल का मतलब जो इसके साथ इंटीग्रेटेड होके इसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होके रहते हैं। पेरिफेरल मतलब जो उस मेम्ब्रेन के बाहर या अंदर होते हैं और जरूरत पड़ने पर वो उस मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं।
ये दोनों ही, चाहे इंटीग्रल हो चाहे पेरिफेरल हो, दोनों ही आयन चैनल्स की तरह काम करते हैं, कैरियर्स की तरह काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, एंजाइम, लिंकर या सेल आइडेंटिफाई मेकर की तरह काम करते हैं। अब इन सबको हम क्या क्या कह के समझ सकते हैं? देखो, हमने बात करी आयन चैनल। आयन चैनल का मतलब क्या है? जितने आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बहुत कॉमन है, जो सभी लोगों ने सुने हुए हैं कि हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो गया है। तो वो आयन चैनल के माध्यम से रीबैलेंस होता है। अगर आयन चैनल आपकी बॉडी में प्रॉपर वर्क कर रहा है तो सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो लगातार बना रहेगा। उसके बाद जब हम कैरियर्स की बात करते हैं, तो कैरियर का मतलब क्या है? एक जगह से कैरी करेगा, दूसरी जगह पे लाकर छोड़ देगा। तो ये कैरियर्स का काम करेंगे ज्यादातर आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है, क्योंकि पेरिफेरल मतलब जो सेल वॉल है उसके बाहर होंगे या फिर उसके अंदर होंगे। तो बाहर या अंदर होने का मतलब क्या है कि बाहर से उसने किसी सामान को अपने साथ लिया, सेल के लिपिड से होते हुए सीधा अंदर आया और सेल के अंदर लाके उस सामान को छोड़ दिया। तो ये काम हो गया कैरियर का। रिसेप्टर का मतलब होता है कि लिपिड में वहीं के वहीं बैठे हैं, बाइलेयर में वहीं के वहीं वो चैनल्स बैठे हैं, गेट्स बैठे हैं। एक जगह से कोई सामान आएगा तो वहां से गेट ओपन होगा, दूसरी जगह पे गेट खुलेगा और वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर से बंद हो जाएंगे। इस तरह से रिसेप्टर्स का काम होता है। फिर एंजाइम्स, लिंकर और सेल आइडेंटिफाई मेकर, तो ये छोटे छोटे से इनके काम हैं जो कि प्रोटीन्स के हैं और ये लिपिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि लिपिड की जो फॉर्मेशन है वो अनस्टेबल होती है और उसमें प्रोटीन्स के होने के कारण उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है और बहुत सारे उसको चैनल्स मिल जाते हैं, कैरियर्स मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से जो एसेंशियल चीजें हैं उनका आदान प्रदान बॉडी में हो सकता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये दो तरह से होता है, या तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें हेल्पफुल तो प्रोटीन है, अभी हमने बात करी। लेकिन इसके कितने प्रोसेस हैं, कितनी तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? तो ये दो तरह से हो सकता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव हम उसको बोलते हैं जिसमें किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत ना हो, जिसमें कि हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। अब हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? सपोज कीजिए पानी अगर पहली मंजिल से नीचे छोड़ा जाए, या फिर पानी को पहली मंजिल से, पानी का पाइप ऑन करके पाइप का मुंह नीचे की तरफ है और छोड़ा जाए, चाहे पाइप का मुंह हम ऊपर की तरफ भी करते हैं, पानी पलट के नीचे ही आएगा, क्योंकि हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, यानी हाइयर ग्रेविटेशनल लेवल से लोअर ग्रेविटेशनल लेवल की तरफ बहने का एक गुण है पानी में। सेम उसी तरह से जितने भी लिक्विड मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे आयंस हैं, उन सबके पास एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है जो हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। बट सपोज कीजिए हमें पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो हमें एक्स्ट्रा मोटर का यूज करना पड़ता है। सेम उसी तरह से अगर लोअर कंसेंट्रेशन से हाइयर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हमें कराना है तो उसमें आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है ये 3 तरह का होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस 3 प्रक्रियाएं आती हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पहला, दूसरा एंडोसाइटोसिस, तीसरा एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से पैसिव और एक्टिव आपके दो ट्रांसपोर्टेशन सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। ये जितना भी अभी तक हमने देखा ये केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल स्ट्रक्चर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ये सभी केवल उसका हिस्सा है। साइटोप्लाज्म तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।